हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं सोनाली सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बीए टॉपर्स पर। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे ज्ञान के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ नॉलेज, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में हमने ज्ञान के अर्थ, महत्व, रूप और प्रकृति प्रकार के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ इनका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में भी आपको बताया था। तो उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बहुत जल्द, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए बिना किसी तरीके करते हैं आज का टॉपिक शुरू। और यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है ज्ञान के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में है डिस्क्राइब द वेरियस सोर्सेस ऑफ नॉलेज। आगे देख लेते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं। तो ज्ञान के कौन कौन से स्रोत हैं, व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नॉलेज, एक्सप्लेन। ठीक है, तो घुमा फिरा के आपसे पूछ लेंगे, लेकिन पूछ आपसे स्रोत ही रहा है ज्ञान के, यानी कि ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं, अलग तरीके से पूछ लिया इन्होंने। ज्ञान को परिभाषित करें। परिभाषा की अगर बात आए तो आप पिछला वीडियो देख लेना, वहाँ पर कुछ परिभाषाएं भी मैंने आपको करवाई थी, बहुत ही सरल सरल, और साथ ही साथ अर्थ बताया था। ठीक है, इसके बाद ज्ञान के साधनों की व्याख्या करें। देखिए, साधन आपसे पूछ लेगा तब भी आपको स्रोत ही लिखने हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ आपको दिख रहा है, डिफाइन नॉलेज, एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ नॉलेज, है ना, पूछ रहा है ना सोर्सेस, तो आप सोर्स ही लिखेंगे अगर आपसे साधन के रूप में पूछा जाएगा ज्ञान। ठीक है, आगे इन्होंने पूछ लिया ज्ञान की अवधारणा एवं स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो घुमा फिराकर आपसे स्रोत ही पूछ रहा है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को रीड करना शुरू, और बहुत ही एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए मैं समझाऊंगी डीप में। आपको बुक को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज्ञान का अर्थ के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, अब बात करेंगे ज्ञान के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान के स्रोत जानने से पूर्व आपको स्रोत शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। तो स्रोत क्या होता है, मीनिंग ऑफ सोर्स क्या है, उत्पत्ति, स्थल या फिर उद्गम। ठीक है, अर्थात जिससे किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है या फिर वो चीज़ जहाँ से प्राप्त हो रही है उसको कहा जाता है स्रोत। ठीक है, सूरज क्या है, रोशनी और ऊर्जा का स्रोत है, हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है, गर्मी का स्रोत है क्या, सूरज। अब आपको क्लियर हो गया होगा, एक डेली लाइफ से मैंने आपको एग्जांपल उठा के दे दिया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं ज्ञान के। पहला है यहाँ पर इंद्रिय अनुभव, इंग्लिश में कहते हैं इसको सेंस एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी ज्ञान को समझने के लिए, जानने के लिए अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं। देखिए, शब्द में ही उसका मीनिंग समाहित होता है, तो आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा है, फिर भी मैं रीड करूँगी। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा एवं ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव का ज्ञान मुख्य स्रोत है। ठीक है, इसे ज्ञान का आरंभिक स्रोत कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है, देखिए सबसे पहले किसी भी माध्यम से ज्ञान नहीं प्राप्त करता, वो केवल अपने सेंसेस को यूज़ करता है, एक छोटा बच्चा। ठीक है, तो इसलिए इसको आरंभिक स्रोत भी कहा जाता है, सेंसरी अनुभव को। जब हमारी इंद्रिय किसी बाहरी वस्तु के संपर्क में आती है तो हमें उसकी संवेदना होती है, राइट, ऐसे ही होता है। और अंत में इसी आधार पर उसका प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बनता है। इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान का स्रोत हैं। ठीक है, अनेक विश्वास हमारे इसी इंद्रिय जन्य ज्ञान से बनते हैं, जैसे कौवा काला है, तोते का रंग हरा है। ठीक है, आपने आंखों से देखा और आपने एक कॉन्सेप्ट बना लिया अपने दिमाग में कि भाई जो कौवा है वो काला होता है और तोता जो होता है वो हरे रंग का होता है। इसी तरीके से मान लीजिए एक छोटे बच्चे ने किसी जलती हुई मोमबत्ती को छुआ। ठीक है, छूने पर उसको, उसकी त्वचा को आभास हुआ कि उसे जलन हुई। ठीक है, जल जाता है ना हाथ, तो उससे क्या हुआ, उसके मस्तिष्क में, उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया कि भाई इसको छूने से जो है आपको खतरा है, आप जल सकते हैं। तो वो दोबारा उस कैंडल की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता लग चुका है, उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि अगर वो उसे छुएगा, उसकी लौ को छुएगा तो वो जल जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान का सबसे पहला स्रोत था हमारा इंद्रिय अनुभव स्रोत। ठीक है, आगे रीड करने की ज़रूरत है, चलिए कर ही लेते हैं, है ना। इंद्रिय अनुभव को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकारने की आलोचना भी की जाती है। ठीक है, कोई चीज़ होती है तो उसके आलोचक ज़रूर होते हैं। वो क्या कहते हैं, क्योंकि कई बार भ्रम के कारण व्यक्ति वस्तु का सही प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता। ऐसा भी होता है कि आंखों देखा भी कई बार होता है, सच नहीं होता। ठीक है,
तो आलोचक इसी चीज़ को आधार बनाकर कहते हैं कि इंद्रियों से प्राप्त अनुभव जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ठीक हो, उसका प्रत्यक्षीकरण कर पाना, सही सही प्रत्यक्षीकरण कर पाना संभव हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा कौन मानता है? इंद्रिय अनुभव स्रोत के आलोचक। इस संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि यह आलोचना ठीक नहीं है, क्योंकि भ्रम की स्थिति में हमारी इंद्रियां ही उसका निराकरण भी कर देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि भ्रम के कारण नेत्र रस्सी को सांप समझ लेते हैं, है ना, हो जाता है ना आंखों देखा धोखा। जैसे कभी आपको रस्सी दिखाई पड़ती है तो आपको लगता है वो सांप है, समझ लेते हैं इसको आप सांप, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए नेत्र ही काम करते हैं। दोबारा से आप आंखों से ही देखते हैं कि वो कोई रस्सी, वो कोई सांप नहीं, वो एक रस्सी है। तो ये था आपका ज्ञान का पहला स्रोत, इंद्रिय अनुभव स्रोत। समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर अभी से कर देंगे। दूसरा स्रोत पढ़ लेते हैं, ज्ञान का तर्क यानी कि रीजनिंग। तो भारतीय दर्शनों में इसे अनुमान कहा गया है। यह इंद्रिय अनुभव की अपेक्षा ज्ञान का अधिक व्यापक स्रोत है। ठीक है, याद रखेंगे, ये ज्ञान का अधिक व्यापक स्रोत है, क्योंकि इंद्रिय अनुभव तो केवल वर्तमान में विद्यमान वस्तुओं का ज्ञान ही स्रोत है। मतलब समझेंगे थोड़ा सा। देखिए, आप अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रेजेंट टाइम में करेंगे। अब मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आप सुन रहे हैं, अपने कानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एट प्रेजेंट ही कर पा रहे हैं ना आप। ठीक है, आपने खाना खाया, आपने उसका टेस्ट लिया अपनी जीभ से, तो वो भी एक पर्टिकुलर टाइम में। लेकिन तर्क क्या होता है? वो हर सिचुएशन में काम में आता है, वर्तमान में भी, भविष्य में भी और भूत में भी। ठीक है, थोड़ा सा और समझेंगे इसको। क्योंकि इंद्रिय अनुभव तो केवल वर्तमान में ही विद्यमान वस्तुओं के ज्ञान का ही स्रोत है, इसलिए इसको ज़्यादा व्यापक माना जाता है, तर्क को। ठीक है, जबकि तर्क जो है भूत, वर्तमान, भविष्य हर प्रकार के ज्ञान का उद्गम स्थल है। तर्क का अर्थ है पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान तक पहुंचना। क्लियर हुआ आपको? ये ज्ञान का दूसरा मुख्य स्रोत है। अब इसको दो वर्गों में बांट दिया जाता है। कैसे? आगमन तर्क और निगमन तर्क। ये भी आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपने पढ़ी हुई है आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है। चलिए रीड करेंगे। तो आधारिका, इसका अर्थ क्या होता है? आधार। जहाँ भी आपको दिखे आधारिका, इसका मतलब आप समझ लेंगे आधार। इस प्रकार आधारिका ऐसे कथन है जो एक नए निष्कर्ष तक पहुँचने में आधार का कार्य करते हैं। समझेंगे, ये वह कथन है जिन तक हम आधारिका के आधार पर पहुँचते हैं। कौन से कथन हैं? चलिए पढ़ लेते हैं। आगमन तर्क क्या है, जो कि तर्क का ही एक मुख्य भाग है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि हमारी आधारिका यानी आधार सत्य है तो ये आवश्यक नहीं कि हमारा निष्कर्ष भी सत्य होगा। ठीक है, उदाहरण से समझेंगे। उसके सत्य होने की संभावना मात्र हो सकती है। उदाहरण के लिए, अभी तक देखे गए कौवे काले पड़ गए हैं। ठीक है, यह आधारिका है यानी कि आधार है। इसके आधार पर हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि सभी कौवे जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा ये निष्कर्ष केवल संभावना है कि सारे कौवे काले ही होते होंगे। सभी कौवे काले हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आ रहा है समझ? तो ये आगमन तर्क है। इसमें क्या किया गया, हमने एक अंदाज़ा लगाया, उससे हम निष्कर्ष पर पहुँचे। वो सही भी हो सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। लेकिन निगमन तर्क क्या होता है? इसका उल्टा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल सत्य पर ही आधारित होता है। इसका जो निष्कर्ष निकालते हैं वो सत्य पर आधारित होता है। चलिए रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। निगमन तर्क, इस तर्क का अर्थ है कि यदि आधार सत्य है तो निष्कर्ष भी निश्चित रूप से सत्य होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन होती है वहाँ वहाँ जीवन पाया जाता है। ठीक है, इसमें नियम आपको बता दिया जा रहा है, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन होगी वहाँ वहाँ जीवन पाया जाएगा। तो ये पूरी तरीके से इसका निष्कर्ष सत्य है, असत्य बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कौवे वाली सिचुएशन में क्या था कि कुछ कौवे हो सकता है काले भी हों, नहीं भी हों, है ना। चलिए आगे देखें। क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अतः इसके आधार पर चंद्रमा पर क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, अतः वहाँ जीवन भी नहीं है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। और निकाला गया निष्कर्ष हमेशा क्या होता है? सत्य होता है निगमन तर्क में। और आगमन तर्क में हमेशा सत्य नहीं होता। कुछ कुछ संभावना भी हो सकती है सत्य होने की और नहीं भी हो सकती है। समझ आया? चलिए, ज्ञान का तीसरा मुख्य स्रोत है तर्क बुद्धि। इससे पिछला वाला था तर्क, अब है तर्क बुद्धि। तो तर्क बुद्धि क्या है? रैशनल इंटेलिजेंस। व्यक्ति की
उस मानसिक योग्यता को तर्क बुद्धि कहा गया है जिसके द्वारा वह दो कथनों के बीच संबंध को समझता है। प्रत्यय निर्माण इसी आधार पर होता है। ठीक है, ये मानसिक योग्यता है एक तरीके से तर्क बुद्धि किसी भी व्यक्ति की। तो तर्क बुद्धिवादी जो थे वो क्या कहते हैं, तर्क बुद्धि को ही ज्ञान का मुख्य स्रोत मानते थे, तर्क बुद्धिवादी। ठीक है, कुछ विचारक तर्क बुद्धि को तर्क में ही समाविष्ट कर देते हैं, क्योंकि तर्क की प्रक्रिया में तर्क बुद्धि ही हमारी मदद करती है। ठीक है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तर्क और तर्क बुद्धि। लेकिन आप इसको अलग अलग करके समझाएंगे तो आपका एक पॉइंट तो बन ही जाएगा और आपका आंसर बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ज्ञान का चौथा मुख्य स्रोत क्या है। चौथा है आप्तवाचन। इसके बारे में भी पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो इसे उन विशेषज्ञों के वचनों को भी कहा जा सकता है जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा तर्क आदि के आधार पर स्वयं का ज्ञान प्राप्त किया हो। ठीक है, मान लीजिए कोई विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने अपने प्रत्यक्ष और तर्क के आधार पर कुछ ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, आप्तवाचन ज्ञान का स्रोत तो है पर आवश्यक नहीं कि सदैव विश्वसनीय हो। ठीक है, ये सच भी हो सकता है और ये झूठ भी हो सकता है। अतः इनसे प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव और तर्क के आधार पर परीक्षण करने के बाद ही स्वीकार करना चाहिए। आप्तवाचन जो होता है ना, वो किसी विशेषज्ञ द्वारा दिया गया ज्ञान है जो कि वो अपने अनुभव और तर्क के आधार पर लोगों तक पहुंचाते हैं। और आप उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, जब तक आप खुद से अपना अनुभव नहीं कर लेंगे, तर्क नहीं कर लेंगे, तब तक आप आप्तवाचन से प्राप्त ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये स्रोत तो है लेकिन पूरी तरीके से विश्वसनीय नहीं होता इससे प्राप्त ज्ञान। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और आप चाहें तो हमारे दूसरे चैनल एसएससी स्टडी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराती हूँ मैं, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ज्ञान का मुख्य स्रोत है श्रुति। ये तो श्रुति शब्द का संबंध सुनने या प्रकट होने के साथ है। श्रुति यानी सुनना। ठीक है, श्रवण कौशल होता है ना, उससे आप याद रखेंगे, श्रुति यानी सुनना। तो विभिन्न धर्म ग्रंथों के विषय में यह धारणा है कि उनके प्रवर्तकों ने उनमें वर्णित ज्ञान को अपने दिव्य ज्ञान चक्षुओं से देखा अथवा वह ज्ञान उनके समक्ष प्रकट हुआ। इस रूप में श्रुति को ज्ञान का स्रोत कहा जाता है। मतलब जो भी जितने भी प्रवर्तक हैं, ठीक है, धर्म ग्रंथों के प्रवर्तक हैं, उन्होंने कहीं से चीज़ सुनी, ठीक है, और अपनी आंखों से देखी और फिर वो और लोगों तक पहुंचाई, तो उसको आप कह सकते हैं कि वो श्रुति ज्ञान का स्रोत है। लेकिन श्रुति से प्राप्त ज्ञान कितना प्रामाणिक है यह बता पाना कठिन है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अंतःप्रज्ञा। अंतःप्रज्ञा जो है ज्ञान का मुख्य स्रोत है। वो कैसे? अंतःप्रज्ञा का संबंध आभास या अंतर्बोध से होता है। ठीक है, अतः अंतःप्रज्ञा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति को परम सत्ता का आभास होता है। किसका आभास होता है? परम सत्ता का आभास होता है। यह बोध अनुभूति के रूप में होता है। दार्शनिकों का मत है कि परम सत्ता का ज्ञान अंतःप्रज्ञा के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। सामान्य व्यक्ति के लिए अंतःप्रज्ञा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है, मतलब सामान्य व्यक्ति जो है इस मुख्य स्रोत, इस स्रोत का प्रयोग नहीं करता। जितने भी परम सिद्ध योगी हैं, ठीक है, और तपस्या करने वाले लोग हैं, एक तरीके से आपको याद रहेगा, ठीक है, वो लोग ही इस स्रोत का प्रयोग करते हैं, अंतर्प्रज्ञा का। परम सिद्ध योगी ही इस स्रोत से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप और हम लोग नहीं। ठीक है, 7 देख लेते हैं, और ये आज का ये आखिरी स्रोत है ज्ञान का, आस्था। ठीक है, आस्था का अर्थ होता है लगाव। तो प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसी बातें होती है जिन पर हमारी आस्था केवल इसलिए होती है क्योंकि वह परंपरागत रूप में प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। ठीक है, आस्था के बारे में बात हो रही है, आपको पता भी होगा। इनकी सत्यता के विषय में कोई प्रमाण नहीं होता। आज सामाजिक जीवन में हमारे अनेक कार्य हमारी आस्था से जुड़े हैं। ठीक है, इसलिए इसे भी ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत कहा जाता है। ठीक है, किसी की किसी विशेष धर्म में आस्था है, किसी की किसी विशेष धर्म में है, किसी व्यक्ति में आस्था हो सकती है, किसी गुरु में आस्था हो सकती है। ठीक है, किसी भी चीज़ में आस्था हो सकती है। तो जब हम किसी के प्रति आस्था रखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये भी ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत समझा जाता है। समझ में आया? तो अब मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ कितने हमने स्रोत पढ़े ज्ञान के। अर्थ, महत्व, प्रकृति, प्रकार तो आप पिछले वीडियो में देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का। ठीक है, पहला हमारा स्रोत था इंद्रिय अनुभव, दूसरा था तर्क,
तीसरा स्रोत था यहाँ पर। देखिए तर्क में 2 थे, आगमन तर्क और निगमन तर्क। तीसरा स्रोत था आपका तर्क बुद्धि, तर्क से ही याद रहेगा आपको तर्क बुद्धि। चौथा है आप्तवाचन, ये विशेषज्ञों के द्वारा दिया गया ज्ञान है। श्रुति, ठीक है, और अंतःप्रज्ञा, अंत में था आपका आस्था। तो ये 7 हमने ज्ञान के मुख्य स्रोत पढ़े हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इससे अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ, यानी कि मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है। यानी कि नॉलेज को आप किस तरीके से किन विधियों का इस्तेमाल करके प्राप्त कर सकते हैं, उन विधियों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो मैं टॉपिक्स करवा रही हूँ ना, आप उनको करते जाइए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लास्ट 5 ईयर में कितनी बार पूछा गया है, सिर्फ वही टॉपिक करा रही हूँ आपको। पूरी किताब पढ़ाकर टाइम आपका नहीं वेस्ट करें, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ला रही हूँ। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं सोनाली सिंह, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।